नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बेल्जियम की डिप्टी पीएम ने बुधवार को बेल्जियम सरकार से इजरायल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और गजा में अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की जांच करने का आह्वान किया है। उप प्रधानमंत्री पेट्रा डी सटर ने कहा कि इजरायल के खिलाफ प्रतिबंधों का ये समय है। बमों की बारिश अमानवीय है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि इजरायल को युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय मांगों की कोई परवाह नहीं है। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि 27 अक्टूबर को शुरू हुए गजा पट्टी में इजरायली अभियान में अब तक कुल 32 इजरायली सैनिक मारे गए। बुधवार को सेना ने अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट के एक सैनिक की मौत की पुष्टि की। इजरायली एयरफोर्स की शालडाग यूनिट के 22 साल के सर्जेंट फर्स्ट क्लास जोनाथन चेजर की उत्तरी गजा में संघर्ष के दौरान मौत हुई। आईडीएफ ने अपने मरने वालों सैनिकों की एक सूची भी जारी की है। इसमें जब से संघर्ष शुरू हुआ तब से मारे गए 350 इजरायली सैनिकों के नाम दिए गए हैं। इजरायल रक्षा बलों का कहना है कि लेबनान से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल से 2 सैनिक घायल हो गए हैं। दोनों सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत अच्छी बताई गई है। आईडीएफ का कहना है कि सीमा पर 2 और रॉकेट दागे गए और सेना तोपखाने की गोलीबारी से जवाब दे रही है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने बुधवार को कहा कि इटली इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए गजा के तट के पास एक अस्पताल जहाज भेजेगा। मंत्री ने कहा कि जहाज 170 कर्मचारियों के साथ बुधवार को रवाना हो रहा है, जिसमें चिकित्सा आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित 30 लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जहाज गजा में एक फील्ड अस्पताल भेजने के लिए भी काम कर रहा है। हमास नेताओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो 7 अक्टूबर के हमले को सफल मानते हैं। हमास के शीर्ष नेतृत्व निकाय के एक सदस्य खलील अल हया का कहना है कि पूरे बने हुए समीकरण को बदलना जरूरी था। उन्होंने कहा, हम फिलिस्तीनी मुद्दे को फिर से मेज पर रखने में सफल हो गए हैं और अब क्षेत्र में कोई भी शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। हमास के एक अन्य मीडिया सलाहकार ताहिर अल नूरू ने द टाइम्स को बताया, मुझे उम्मीद है कि इजरायल के साथ युद्ध की स्थिति सभी सीमाओं पर स्थायी हो जाएगी और अरब दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल के साथ संघर्ष में मारे गए लोगों के अब तक के आंकड़े बताए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,569 हो गई है। मरने वालों में 4,324 बच्चे शामिल हैं। इजरायल ने बुधवार को कहा है कि उसकी सेनाएं गजा शहर के केंद्र तक पहुंच गई हैं और हमास के टनल को निशाना बनाया जा रहा है। इसने कहा है कि इजरायली सेना गजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के चारों ओर शिकंजा कस रही है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि सेना ने हमास के विशाल सुरंग नेटवर्क का पता लगाना और उसे निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है। ऐसी कार्रवाई के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पर फिर से कब्जा करना इजरायल के लिए ठीक नहीं होगा। ये बयान व्हाइट हाउस ने जारी किया है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल हमास युद्ध बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली जमीनी सैनिक हर घंटे हर दिन आतंकवादी समूह पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को पुष्टि की कि उन्होंने सोमवार को एक कॉल के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से गजा में लड़ाई रोकने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत के दौरान मानवीय कारणों से गजा में जारी लड़ाई में रोक और बंधकों की संभावित रिहाई पर चर्चा की थी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने गजा में युद्ध विराम की पुरजोर वकालत करते हुए कीर स्टारमर की शैडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हुसैन कामगारों के लिए बनाई जाने वाली नई डील के शैडो मंत्री थे। उन्होंने कहा कि वो लेबर के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गजा पर उनका दृष्टिकोण सर कीर से काफी हद तक अलग है। सर कीर ब्रिटेन की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सर कीर ने गजा में मानवीय कारणों से पॉज की वकालत की है, लेकिन वो युद्ध विराम के समर्थन में नहीं है। हुसैन ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं की तरह युद्ध विराम के मजबूत समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि इस रक्तपात को रोकने के लिए युद्ध विराम जरूरी है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट का कहना है कि 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलता के बाद नेतन्याहू नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में हैं और अब युद्ध की समाप्ति के बाद अनिश्चित अवधि के लिए गजा की सुरक्षा का नियंत्रण लेने की तैयारी करके गलत अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सिकुड़ गए हैं, वो भावनात्मक रूप से नष्ट हो गए हैं, ये निश्चित है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब इजराइल के लिए खतरा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के दमोह और मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बुधवार को पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब 5 साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी है। इन्होंने घोषणा की है कि अब ये चुनाव आयोग जाएंगे, वहां जाकर मोदी के खिलाफ शिकायत करके मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नाम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और हमने किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मध्य प्रदेश पहुंचे और खंडवा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में कांग्रेस जीत गई तो बाबर और औरंगजेब पूरे भारत में हमारे लोगों पर अत्याचार करने लगेंगे। उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की। शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जब दिग्विजय सिंह हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं तो खून खौल जाता है। असम के सीएम ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश में बाबरों को प्रोत्साहित करना है। जब कांग्रेस को वोट मिलते हैं तो औरंगजेबों को विटामिन मिलता है। महुआ मोइत्रा अब सीबीआई के निशाने पर होंगी। सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने के मामले में लोकपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस मामले में महुआ के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही ये दावा किया है। बीजेपी सांसद ने पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया था कि महुआ ने हीरानंदानी समूह के हितों की रक्षा के लिए रिश्वत ली। फिर उन्होंने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया था कि वो लोकसभा के लिए मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल के आईपी पते की जांच करें ताकि ये जांचा जा सके कि क्या उन तक किसी और की पहुंच थी। और अब उन्होंने लोकपाल से शिकायत की है। सीबीआई जांच पर महुआ मोइत्रा ने भी दो टूक कहा है। उन्होंने कहा कि उन पर सुनवाई करने से पहले कई दूसरे अडानी पर ऐसे मामले हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद अगर जांच एजेंसी चाहे तो उनके जूते गिनने के लिए आ सकती है। इस केस की बात करें तो निशिकांत दुबे का आरोप है कि लोकसभा में गौतम अडानी की छवि बिगाड़ने के लिए महुआ ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जिससे विवाद खड़ा हुआ। यहां तक कहा गया कि उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के बाद मोइत्रा की लोकसभा की लॉगिन आईडी भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में सवाल भी उनकी तरफ से ही लिखे जा रहे थे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, इसलिए आज कांग्रेस नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नोटबंदी के बाद मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, आज 7 साल हो गए हैं। वो चौराहा तो नहीं मिला, देश को दोराहे पर जरूर खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमीर अरबपति अमीर हो गया है, दूसरी ओर गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। आज 150 लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने नोटबंदी के चक्रवात को झेला। खड़गे ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को गहरा धक्का लगा। एक ही झटके में लाखों छोटे व्यवसाय ठप पड़ गए, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। पाई जोड़कर जो हमारी गृहलक्ष्मी महिलाओं ने बचत जुटाई थी वो खत्म हो गई। जाली नोट और बढ़ गए। 500 के जाली नोटों में पिछले साल ही 14% बढ़ोतरी हुई और 2000 के नोटों पर नोटबंदी लागू करनी पड़ी। काले धन पर लगाम लगाने में मोदी सरकार विफल रही। कैश इन सर्कुलेशन में 2016 से अब तक 83% उछाल आया। पिछले 7 सालों में संपत्ति खरीदने वालों में से 76% को कीमत का एक हिस्सा कैश में चुकाना पड़ा। मोदी सरकार की नोटबंदी आम नागरिकों के जीवन में एक गहरे जख्म की तरह है जिसकी मरहम पट्टी वो आज तक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी नोटबंदी को लेकर कहा है कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की, 99% आम भारतीयों पर हमले की, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाने की। ये एक हथियार था आपकी जेब काटने का, परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनाने का। नीतीश कुमार के बयान पर उनके द्वारा माफी मांगने के बाद भी विवाद जारी है। विरोधियों के साथ सहयोगी भी नीतीश कुमार को घेरने लगे हैं। नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे वाम दलों के महिला संगठनों ने भी सीएम के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। सीपीआई-एमएल से जुड़े महिला संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है। संगठन की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा
विधानसभा महिला विधायकों का वर्किंग प्लेस है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो ये महिलाओं का उत्पीड़न है। जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर विषय को इस तरह हल्का बनाकर पेश किया जाना गलत है। बिहार ने आर्थिक सर्वे करके एक महत्वपूर्ण काम किया था, लेकिन अब उस पर बात होने के बजाय सारी बहस मुख्यमंत्री के बयान पर हो रही है। नीतीश के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री की मेडिकल जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस हो चुका है, वो अब इस पद के योग्य नहीं हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो कत्ल करके माफी मांग रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली में कहा कि अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर माता बहन के पास ऐसी भाषा में बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति का खेल खेल रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माता बहनें मौजूद थीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भाषा में गंदी बातें की हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, गठबंधन का एक भी नेता माता बहनों पर दिए गए बयान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो आपका भला क्या कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है, कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमला बोला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वो सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। ये बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने दिया था। वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। मुझे लगता है कि अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को नीतीश कुमार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर से मांग करते हैं कि उन बयानों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद में लड़कियों की शिक्षा और प्रजनन दर को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने दोनों सदनों में कहा है कि मैं अपने बयान पर शर्म महसूस कर रहा हूं, अपने बयान को वापस लेता हूं, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो महिला आयोग ने सीएम नीतीश कुमार पर कार्रवाई करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। अब मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान पर उन्होंने विधानसभा में माफी मांगी है। जब विधानसभा में हंगामा होने लगा तो नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मेरी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो कृपया करके बैठ जाइए, मैं सफाई दे देता हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, आप बैठिए तो सही। अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। नीतीश ने कहा कि आपने लिखा है कि मुख्यमंत्री शर्म करें, तो मैं न सिर्फ अपने ऊपर शर्म कर रहा हूं बल्कि अपनी बातों को भी वापस लेता हूं। मैं उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। मैं महिलाओं के पक्ष में हूं, उनके हित में काम किया है। नीतीश ने कहा कि मैं तो स्त्री शिक्षा के फायदे बता रहा था, बताया था कि कैसे लड़कियां पढ़ लिख गईं तो जन्म दर में कमी आई। मैंने जो बात कही वो सही थी, लेकिन इसकी चूंकि निंदा की जा रही है और लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत बात की या गलत तरीके से कहा, तो मैं माफी मांगता हूं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के विवादित बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो अश्लील था और उन्हें जगह की मर्यादा रखनी चाहिए। ओवैसी ने कहा वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर वो जिस तरीके से बोले वो एक बल्गर किस्म की भाषा है। इसको वो कह सकते थे कि महिलाएं जितनी ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना है तय करेंगी, लेकिन बजाय इसके जिस अश्लील तरीके से उन्होंने इसको बताया अपने एक्शन और अल्फाज से, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कम से कम इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप ये बात कहाँ बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है जहां लोग ए सर्टिफिकेट फिल्म का टिकट लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से स्कूलों में इस बार सर्दी की छुट्टियां पहले ही कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। आमतौर पर शीतकालीन अवकाश दिसंबर जनवरी महीने में रहा करता है, लेकिन प्रदूषण की वजह से ये छुट्टियां पहले ही कर दी गई हैं।
दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूलों के लिए दिसंबर महीने में होने वाले शीतकालीन अवकाश को अब 9-18 नवंबर तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के भंवर में फंसती जा रही है। जब से केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तब से आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति बना रही है। आपने मंगलवार को कहा कि वो दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों के पार्टी कार्यकर्ताओं का जनमत संग्रह कराएगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से हट जाना चाहिए या फिर सीएम पद पर बने रहना चाहिए और जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल के नजदीकी आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, आप दिल्ली और देश भर में नुक्कड़ सभाएं करेगी और जनमत संग्रह कराने के लिए घर घर जाएगी। पाठक ने बताया कि सीएम ने एमसीडी पार्षदों से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस मामले पर विचार करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।